जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसके एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे एग्जाम में आने वाला प्रश्न बताऊंगा जो कि हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? उससे पहले आपको बता दें, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? याद रखिएगा साथियों, यह आपका केरल का हो जाता है। इसको कैसे याद करेंगे सर? तो जैसे में कौन मोह लेता है, तो केरल के लोग मोह लेता है। जैसे में मोहिनीअट्टम है तो मोहना कौन मोह लेता है, तो केरल का लोग मोह लेते हैं। यहां से याद करेंगे मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल का है। और कुचिपुड़ी कहां का है? तो कच्चा पूड़ी कौन खाता है? आंध्र लोग खाता है, यानी आंध्र प्रदेश। याद करेंगे कुचिपुड़ी कहां का लोक नृत्य है साथियों? आंध्र प्रदेश का है, इसलिए याद करेंगे कच्चा पूड़ी कौन खाता है? आंध्र लोग, यानी आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार से जो आपकी एग्जाम में यहां पर पूछा गया है साथियों, हम लोग उसको क्लियर करते हैं। जैसे में केरल का और भी पूछ सकता है, तो कथकली कहां का है? तो केरल का है। उसी में एक इंपॉर्टेंट आता है ओ पन्ना। एक बार मात्र यह वाला पूछा गया है कि ओ पन्ना कहां का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। उसी प्रकार से बहुत सारे जो लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे में गरबा और डांडिया कहां का लोक नृत्य है? तो यह गुजरात का है। और ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा गया है साथियों, तो आप ये दोनों पर पकड़ बना लीजिएगा। अगला नंबर है भागड़ा और गिद्धा कहां का है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, भागड़ा और गिद्धा कहां का है साथियों? पंजाब का। उसी प्रकार से एक बार पूछा गया था कि उत्तर भारत का सबसे फेमस शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वह कथक होता है। क्या होता है साथियों? कथक होता है उत्तर भारत का। उत्तर भारत कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कथक है। अगर आप इतना याद कर लेते हो, यकीनन मानो कि आप एक प्रश्न अपने एग्जाम में सही करके आओगे। ठीक है ना? तो यहां से क्या क्या मैंने आपको याद करवाया? कथकली और ओपन्ना कहां का है साथियों? बताइएगा। यह केरल का है। गरबा डांडिया कहां का है? गुजरात का है। भागड़ा गिद्धा कहां का है? पंजाब का है। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, ये आपका करंट अफेयर्स के सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? सबसे पहले आपका सवाल कर रहा है कि मूंगफली सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? आप लोग बताइएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो मूंगफली सबसे ज्यादा आपका गुजरात राज्य में होता है। मूंगफली सबसे ज्यादा कहां होता है साथियों? गुजरात में है। साथ में जो गुजरात है वह कपास के भी, कपास उत्पादन में भी आगे है। जैसे में मूंगफली तो सबसे ज्यादा गुजरात में होता ही है, साथ में कपास भी, कपास और मूंगफली सबसे ज्यादा कहां होता है? गुजरात में होता है। आप याद रखिएगा साथियों, ये करंट लेवल के सवाल हैं जो कि सीधे इस बार के एसएससी जीडी के एग्जाम में एकदम टारगेट है कि ये सवाल पूछा जाएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं साथियों जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। जैसे में जो मसाला रहता है, सबसे ज्यादा भारत में मसाला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दीजिएगा कि मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? साथियों कमेंट में जवाब आना चाहिए। और एरिया के हिसाब से पूछेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? राजस्थान। और ऐसे आपकी एग्जाम में नहीं पूछेगा, यह पूछेगा कि राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप याद रखिएगा 3,42,000 लगभग में आपको याद रखना है साथियों। 3,42,000 राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, आपको याद रखना है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। एक टारगेट लेकर चलिए। पहले हम लोग जीके के, जैसे में आपके एग्जाम में जीके के 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार से 20 क्वेश्चन यहां पर आपको जीके का करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, आने वाला प्रश्न है। उसके बाद हिंदी का 20 प्रश्न देखेंगे, अगर टाइम बचेगा रीजनिंग मैथ सभी को कवर करेंगे। ठीक है? तो पहले आप टारगेट लेकर चले कि 20 में से कम 15 प्लस प्रश्नों का सही करने का, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। ठीक है? 3 नंबर आपका सवाल देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। महोत्सव से सवाल पूछा गया है।
प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा, जो प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव है, सबसे पहले हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह नागालैंड में मनाया जाता है। यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। देखिए, जो एसएससी जीडी का एग्जाम डेट आया है साथियों, 27 अप्रैल से आपका मई तक एग्जाम चलने वाला है। ठीक है, अप्रैल से मई तक आपका एग्जाम चलने वाला है और इसका आपको ही अपना एग्जाम डेट चुनना पड़ेगा। आपको एसएससी जीडी एग्जाम नहीं देगा, आपको खुद चुनना पड़ेगा, जिसके लिए स्लॉट बुकिंग हो रहा है कि आप कौन से महीने में कौन सा वीक में, कौन से महीने के कौन से वीक में एग्जाम देना चाहते हो। अप्रैल से मई के बीच में आपको चुनना है साथियों। ठीक है, तो कौन कौन बच्चे स्लॉट बुकिंग कर लिए हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कुछ दिक्कत है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि यह चैनल आपके बड़े भैया की समान है। कुछ भी दिक्कत होगा साथियों, हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक बार बता दीजिएगा कौन कौन बच्चे स्लॉट बुकिंग कर लिए और नहीं किए हैं, फटाफट कर लेंगे, क्योंकि 13 से 15 तक इसका लास्ट डेट बताया जा रहा है। फिर उसके बाद बंद कर दिया जाएगा साथियों, तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब आना चाहिए। हमने 15 का टारगेट लिया है साथियों, तो जवाब आपका आना चाहिए कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहां से दो प्रश्न आपका याद हो गया साथियों। सबसे पहले कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना क्या हुआ था 1939 ईस्वी में, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। और जुनून पूरा रखिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है हमें। ठीक है ना, सिलेक्शन लेकर ही रहना, एकदम जुनून भरा रहना चाहिए। चलिए अगला नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल को देखिए, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है साथियों? बताइएगा, तो यह समताप मंडल में स्थित होता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित होता है? समताप मंडल में स्थित होता है, याद रखिएगा। और यह क्या करता है? तो जो परावैंगनिक किरण रहता है उससे हमको रक्षा करता है। ओजोन परत क्या करता है साथियों? कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि ओजोन परत क्या करता है, तो यह परावैंगनिक किरण, जो अल्ट्रावायलेट किरण होता है साथियों, उसको रोकता है। आशा करते हैं इसका जवाब आप लोग कमेंट में दिए होंगे। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, 6 नंबर आपका सवाल है, अपने जंग पर मतलब अपने हथियार पर जंग नहीं लगने देना। जैसे में काफी सारे बच्चे, जैसे में एग्जाम डेट नहीं आ रहा था तो अपना पढ़ाई छोड़ दिए थे, अब लग जाइए। जो भी 10 से 15 दिन आपके पास समय बचा है साथियों, एकदम झोंक देना है, सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में तट रेखा की सबसे लंबी राज्य है, मतलब तट रेखा वाला सबसे लंबी राज्य कौन सा है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा सर जी, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। और कितना मीटर लंबा है साथियों? तो 1600 मीटर लंबा है। भारत के किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबा है? तो गुजरात का कितना मीटर लंबा है साथियों? 1600 मीटर लंबा है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है, 7 नंबर आपका सवाल है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है साथियों? तो बताइएगा, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी में B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट में पाया जाता है। ठीक है ना, और बताइएगा कि विटामिन B12 का एक आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो याद रखिएगा, साइनोकोबाल्मिन है। साइनो क्या है साथियों? साइनोकोबाल्मिन है, याद रखिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा साथियों। ठीक है, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए 8 नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आप याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। और ये इजी लेवल का सवाल है साथियों, इसका जवाब कमेंट
कमेंट में आप लोग को देना है। इसका पहले का नाम अगर हम पूछे कि इसका पहले का नाम क्या था, तो आप बोलिएगा कि सर इसका पहले का नाम योजना आयोग था। इसका पहले का नाम क्या था साथियों? योजना आयोग था। याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में इससे जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। भले ये आपको सिंपल क्यों चलेगा, लेकिन सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और इसका अध्यक्ष जो होता है साथियों, प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा। देखिए, फिर से आपका सवाल आ गया, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कमेंट में जवाब आना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको यही करवाए थे, तो कमेंट में जवाब आना चाहिए, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और साथ में आपको यह भी बताया थे कि गरबा और डांडिया कहां का लोक नृत्य है, तो इसका भी जवाब है आप लोग के कमेंट में आना चाहिए। गरबा और डांडिया कहां का लोक नृत्य है, तो बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सर ये गुजरात का। ये कहां का है? गुजरात का है। और मोहिनीअट्टम वाला आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए, अगला नंबर का सवाल आप लोग देख सकते हैं, इतिहास का सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है कि अकबरनामा, एक अकबरनामा कह सकते हैं, एक पुस्तक है, उसका रचना किसने किया था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अकबरनामा का रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अकबरनामा का रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि अकबरनामा का रचना कब मतलब किसने क्या था? अबुल फजल ने क्या था। और ऐसा ही सवाल सीधे टारगेट रहता है एसएससी जीडी पर साथियों, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और साथ में अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होता है साथियों, सबसे पहले पता चलेगा। जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले पता चलेगा। जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला जाता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस पर आपको क्या करना है, एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना, फिर मेरे तरफ से एक आपके पास एसएससी जीडी का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। बस आप इस पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास लिंक चला जाएगा साथियों। और उसके बाद जो भी क्लास होगा, जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सारा आपको ग्रुप में बताया जाता है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होना चाहिए? यकृत होना चाहिए, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? लीवर बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा साथियों? यकृत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा? 12 नंबर आपका सवाल है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? तो आपका जवाब आना चाहिए साथियों, इंडिका पुस्तक के लेखक जो थे वह मेगास्थनीज थे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? मेगास्थनीज थे, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में यह सवाल पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके लेखक है, किस पुस्तक के लेखक है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और यह भी याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये जो मेगास्थनीज है उसके दरबारी कवि थे। जैसे में आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौन थे साथियों? मेगास्थनीज थे। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका जवाब है, बच्चे बच्चे को पता होगा कि राज्यसभा के सदस्य का जो सदस्य होता है साथियों, उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों कि कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। और जो लोकसभा का सदस्य रहता है साथियों, उसका कार्यकाल आपका 5 वर्षों का होता है। जो लोकसभा का सदस्य रहता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। जैसे मुखिया हो गया, विधायक हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ये सबका कार्यकाल आपका 5 वर्षों का होगा। जो राज्यसभा के सदस्यों का साथियों, जैसे में राज्यसभा में जो रहते हैं लोग, उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है साथियों। ये सब आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और टारगेट आप भूलिएगा नहीं, 15 प्लस प्रश्न आपको सही करना है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम क्या है? अनाई मुड्डी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है साथियों? अनाई मुड्डी है। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और यह भी पूछा जाएगा कि अनाई मुड्डी किस राज्य में है, या दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका केरल में स्थित है। आप याद रखिएगा वो कहां में स्थित है साथियों? केरल में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए 16 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, देख सकते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है साथियों? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो आप इस रिश्ता का अंत यानी छुआछूत के अंत से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? तो 80 पृष्ठा के अंत यानी छुआछूत ये सब जो होता है उसके अंत से संबंधित है। आपके एग्जाम में बता दें, संविधान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। जैसे में संविधान का निर्माण कब हुआ, संविधान बनने में कितना समय लगा, संविधान के जनक कौन है, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप कम से कम संविधान में एक दो प्रश्न सही कर पाओगे। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसकी कमी सॉरी रक्त का थक्का ब्लड क्लोथिंग बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप बताइएगा कि रक्त का अगर थक्का जमना है साथियों तो यह किस विटामिन के सहायक से होता है? तो विटामिन के की सहायक से। या किसकी सहायक से होता है? विटामिन के की सहायता से होता है। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। और यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है, पोंगल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? तो पोंगल जो है साथियों वह आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? यह आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। याद रखिएगा, एकदम आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि पोंगल किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है? तो तमिलनाडु का है साथियों। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन कब पारित हुआ था? तो 1882 ईस्वी में पारित हुआ था। स्थानीय स्वशासन कब पारित हुआ था? 1882 ईस्वी में। और उसका जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगर बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की साथियों, तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन किसने किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। फिर बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। 1911 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि हम आपको ऊपर एक बार बताए थे कि ये पूछता है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उत्तर भारत का पहले पता होना चाहिए। उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कथक है। कौन सा है साथियों? कथक है। और किस राज्य का है? तो आप याद रखिएगा, यूपी का है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जो मतलब कथक पर डांस करते थे, उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे साथियों? बिरजू महाराज थे। उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? बिरजू महाराज थे। और यह हमारे बिहार में ही इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ में हुआ था? बिहार के डुमराव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ में हुआ था साथियों? बिहार के डुमराव में हुआ था। याद रखिएगा, जैसे में यह भी पूछा जाता है कि बिरजू महाराज से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो कथक नृत्य संबंधित है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए
अब यहाँ पर 20 प्रश्न तो हम लोग पहले जीके का क्लियर कर लिए, तो पहले जीके वाला स्कोर आप लोग बता दीजिएगा कितना स्कोर आपका सही हुआ। ठीक है, ये जरूरी है बाबू, बता दीजिएगा, इसमें यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। 10 ही सही हुआ, कमेंट में बताइए कि हाँ सर 10 सही हुआ, लेकिन अगली बार ज्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग हिंदी के सवाल को देख लेते हैं, जो कि 10th लेवल के बेसिक पर ही आता है साथियों, तो आप सवाल को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सवाल आपका क्या कह रहा है, अर्ध का अर्थ क्या होता है, अर्ध शब्द का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है। विलोम से आपको बता दें, हिंदी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अर्ध का मतलब होता है आधा, पहले ये समझ लीजिए। इसका उल्टा पूछ रहा है, तो आधा का उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए 2 नंबर आपका सवाल है साथियों, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों, अजात शत्रु हो जाएगा। जिसके लिए जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये वाला एक सवाल एकदम फिक्स है कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसमें भी टारगेट लेकर चलिए 20 में से कम हिंदी का है, तो 18 प्लस प्रश्न सही करने का मतलब 18, कम से कम 20 में 18 आप सही कर देते हो, तो एक तरफ से मान सकते हैं कि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी चल रही है। ठीक है ना, और टेस्ट भी देते जाइए, सबसे ज्यादा जो आपका स्कोर बढ़ाएगा साथियों, वो आपका टेस्ट बढ़ाएगा। जो अभी ऑनलाइन टेस्ट वेबसाइट पर, काफी सारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा साथियों बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा उज्जवल, जिसमें दोनों जय आधा हो जाएगा। जैसे में इसमें देखिएगा, इसमें दोनों जय आधा नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए दोनों जय आधा है, तो ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों, उज्जवल हो जाएगा। आप यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। और ऐसा हर साल आपकी एग्जाम में शुद्ध वर्तनी वाले से संबंधित आपकी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए 4 नंबर आपका सवाल है, देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों बताइएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो आंखें फेर लेना यानी किसी से क्या हो जाना, उदासीन हो जाना। क्या हो जाना साथियों, उदासीन हो जाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि कई बार आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है ना, चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल क्या करा, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अतिथि को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई बच्चे बता सकते हैं। कुलीन तो नहीं बोलेंगे, विधाता नहीं बोलेंगे, सखा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर अभ्यागत भले ही एक शब्द में उसको हम लोग बोल सकते हैं। अतिथि के लिए बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेहमान हो गया, कोई कोई गांव देहात के अगर होंगे तो उसको पाहुन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब शब्द का हम लोग पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची का सीधा मतलब समझिए कि उस शब्द को और हम लोग क्या बोल सकते हैं। जैसे में अगर हम कहेंगे बाबू कि आप पानी का बताइए, तो पानी को और आप लोग क्या बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं ना, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है ना, चलिए 6 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में ये वाला प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है साथियों, और आप हमारा क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सवाल मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब आना चाहिए कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या है साथियों। अस्थावर का विलोम शब्द आपका जंगम होगा। क्या होगा साथियों, जंगम हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों बताइएगा। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। गुल्लर का फूल होना यानी दुर्लभ होना। क्या होना साथियों, दुर्लभ होना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है कि गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, दुर्लभ होना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे, जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो उससे आप लोग बताइए, तो पहले कमेंट में उससे हम लोग क्या बोलेंगे। एक बच्चे का आ रहा है अल्पज्ञ, तो ये नहीं होगा, जिसके पास कम मात्रा में हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं, लेकिन जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, सर्वज्ञ बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, काफी सारे बच्चे राइट आंसर इसका दे रहे हैं। ठीक है, चलिए
अगला नंबर सवाल है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए हाथी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है यहाँ पर। तो हाथी को और हम लोग क्या नहीं बोल सकते, गज तो बोल सकते हैं, कुंजर बोल सकते हैं, मतंग बोल सकते हैं, लेकिन तरनी हम लोग हाथी को नहीं बोलते हैं साथियों। ठीक है, तरनी हम लोग किसको बोलते हैं, या सूर्य को बोलते हैं। यह किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तरनी, ये सूर्य का हो जाएगा। हालांकि गज, कुंजर, मतंग ये सब हम लोग किसको बोलते हैं साथियों, हाथियों को, हाथी को बोलते हैं, लेकिन सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं, तरनी बोलते हैं। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो तरनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर आपका सवाल देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। 10 नंबर सवाल है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें एकदम ऐसा एक सवाल फिक्स है, आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, वह दंड के योग है, वह दंड के योग है, ये वाला बिल्कुल सही। वह दंड देने योग है, ये नहीं सही है। वह दंड के योग है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि ये आपको शुद्ध पहचानना है। तो आप वाक्य पढ़ के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा शुद्ध है। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है साथियों कि अभिवार का सही विलोम शब्द क्या होगा। अभिवार का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों, तो याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसका सही उल्टा शब्द करेंगे तो तीरों भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीरों भाव हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, तो एकमात्र सहारा। क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। जयोत्सना का शुद्ध वर्तनी क्या है। जयोत्सना का शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? सही इसमें कौन सा जयोत्सना लिखा है साथियों, तो जिसमें आधा ज रहेगा, जिसमें आधा ज रहेगा, जिसमें आधा त रहेगा, वो वाला बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है ना। तो जयोत्सना, ये वाला आप बी वाला ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। ठीक है, जयोत्सना जिसमें आधा स होना चाहिए, जिसमें दोनों क्या होना, आधा त आधा स होना चाहिए, वही वाला आपका बिल्कुल क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। जो कम बोलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मितभाषी, और जो अधिक बोलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। जो कम बोलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, मितभाषी। जो ज्यादा बोलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है, आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा। आकाश का कौन सा इसमें पर्यायवाची शब्द होगा, आकाश को और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो आकाश को हम लोग नभ बोल सकते हैं, गगन, अंबर, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पूछा है इसमें से जो जो हम बताएं उसको ऑप्शन नहीं, तो इसको आकाश को और हम लोग व्योम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों, व्योम बोल सकते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा साथियों। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, तो इति श्री, उसका उल्टा क्या हो जाएगा। श्री गणेश मतलब कोई चीज को शुरू करना, और इति श्री मतलब कोई चीज को समाप्त करना। 17 नंबर आपका सवाल देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या है साथियों। दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या है साथियों, आश्चर्यचकित होना। क्या होना, आश्चर्यचकित होना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है साथियों, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। उत्थान का अगर उल्टा की बात करेंगे तो उत्थान का उल्टा क्या होगा, कोई बच्चे बता सकते हैं। उत्थान का उल्टा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, पतन। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्थान का उल्टा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है। पवन का पर्यायवाची शब्द है पवन को, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, हवा बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। और इसका पर्यायवाची पूछ रहा था, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, हवा को हम लोग अनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, अनिल बोलते हैं, और आग को अनल बोलते हैं। ठीक है ना। 20 नंबर और आज का आखिरी सवाल, रिक्त स्थान को भरना है, और ऐसा एक सवाल रहता है, साहित्य और जीवन का डॉट 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 संबंध है। साहित्य और जीवन का क्या संबंध है बताइएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो सकता है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है साथियों, घनिष्ठ। लेकिन यहाँ पर घनिष्ठ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर
यहाँ पर आपका होगा अन्योनाश्रित। अन्योनाश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना, यानी साहित्य और जीवन क्या है, एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा 20 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ साथियों हिंदी में। फटाफट बता दीजिए। 18 प्लस अगर आपका सही हुआ तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप अच्छी तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। जय हिंद।